हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए। कंटिन्यूएशन जो है हमारा कल का था टॉपिक, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, राइट। तो मैंने वहाँ पे ही छोड़ा था उसको, आइसोफेगस पर, है ना। तो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, स्टमक। आइसोफेगस के आगे तो स्टमक ही है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग पहले, तो ठीक है, चलो स्टमक पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है पेट। कभी मतलब भूख इतनी लगती है, कुछ अच्छा खाना देखो तो बहुत भूख लगती है, राइट। क्या है इसके अंदर, राज छुपा है इसके अंदर। 2 से 3 घंटा खाना इसमें रहता है, उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट होता है। हमेशा कुछ कुछ खाते रहने की जरूरत हमें है नहीं। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, द पार्ट विच इज शोन हियर, लाइक दिस पार्ट वेयर माय कर्सर इज, दिस इज वी कॉल इट एज cardiac sphincter. Sphincter word I am using, right? Cardiac sphincter. That is near to the heart. Actually, position of the stomach is like that. Now, when you will see inside the anatomy body, आप देखोगे, so that is the stomach is situated like that, just below to the heart, near to the heart actually, near to the heart. Better to say. So the term is that is cardiac sphincter. Sphincter is a muscular partition which is present in this cardiac region so that it controls the entry and exit of food. बेसिकली एग्जिट तो भाई नॉज़े फीलिंग होगा तभी होगा, तो एंट्री ऑफ द फूड मान लेते हैं हम लोग। ओके, देन फर्दर वी डिवाइडेड दिस सॉरी स्टमक इनटू मेनी पार्ट्स लाइक फंडस। दिस पोर्शन, यहाँ से देखो मैंने लाइन बनाया है, जूम किया हुआ है। इससे ज्यादा जूम करेंगे तो पता है ब्लर हो जाएगा। ये देखो, नहीं चल रहा है, ठीक है, चलो इतना में समझ लो। दिस पोर्शन वी कॉल इट एज फंडस, है ना। एंड दिस पोर्शन वी कॉल इट एज कार्डाइक, ये वाला हिस्सा यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये बॉडी। एंड दिस पोर्शन वी कॉल इट एज पाइलरस। तो फंडस क्या है, पहले इस पे आ जाते हैं। फंडस कॉमनली फिल्ड विद एयर एंड गैसेस पार्ट, ठीक है। तो फंडस में ही वो जगह, जैसे हमारे स्टमक में कभी आप सुनते होगे ना, हमेशा तो डेली का ही है हमारा इशू आजकल की डेट में, बहुत सारा गैस हो गया, हम कहते हैं गैस हो गया, गैस हो गया। गैस बेसिकली फिल रहता है इस फंडस हिस्से में, कॉमनली फिल्ड विद एयर एंड गैसेस। नॉर्मल है ये, थोड़ा तो रहेगा ही। बट वही जब कहते हैं कि हम लोग की बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है या गैस्ट्रिक मतलब गैस हो रही है, तो फिर यहाँ पे लेवल इंक्रीज होता है, फिर हमें वो फील होता है, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी। ओके, बट बेसिकली फंडस इज commonly filled with air and gases. Now this cardiac and body portion, now what is present in this cardiac body portion, they are having the gastric glands basically। ये जो पूरा वॉल है ना स्टमक का, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो बॉडी पोर्शन में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इस वाले हिस्से में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं ये भी हम लोग आगे समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये वाले हिस्से को हमने कार्डियक कह दिया। फिर ये मेनली यहीं पर आपका फूड का डाइजेशन होता है, मेनली यहीं पर। फिर पाइलोरस क्या है भाई, तो पाइलोरस ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, उसको वहीं से लाया गया पाइलोरस को। पाइलोरस का मतलब अगर ग्रीक वर्ड में आप देखोगे ना, तो उसका मीनिंग होता है गेट कीपर। गेट का कीपर है वो। गेट कीपर समझ रहे हो ना। आप लोग स्कूल आते हो, गार्डन है, सॉरी ये गार्ड्स होते हैं, तो गेट कीपर। आपके घरों के बाहर रहते हैं गेट कीपर्स। तो दैट इज यहाँ पे आपके स्टमक में गेट कीपर है पाइलरस। तो पाइलरस वाला हिस्सा जो है ना, वो एक्चुअली डिसाइड कर रहा है यहाँ से जो भी खाना डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद ये नेक्स्ट हिस्से में जाएगा, दैट इज ज्योडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वहां पे जाने के लिए पाइलरस से होते हुए जाना है, गेट कीपर से होते हुए जाना है। तो गेट कीपर के पास भी देखो अपना एक गेट है, पाइलरिक स्फिंक्टर वी कॉल इट एज। देखो स्फिंक्टर का नाम पाइलरिक पड़ा बिकॉज ये पाइलरस रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका नाम कार्डाइक पड़ा बिकॉज ये कार्डाइक रीजन में प्रेजेंट है। तो कार्डाइक स्फिंक्टर नियर टू द हार्ट एंड पाइलरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट इन द पाइलरस रीजन। ये इतना चीज हो गया, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जस्ट इसके बाद फिर ड्यूडिनम पार्ट स्टार्ट हुआ। तो ड्यूडिनम पार्ट और ना आपका जो बाकी और दो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है सारे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले स्टमक का देख लें। स्टमक से रिलेटेड मैंने कुछ चीजें लिखी हैं यहाँ पे। वाइडेस्ट ऑर्गेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा ऑर्गेन, सबसे वाइडेस्ट चौड़ा, जे शेप्ड ऑर्गेन, स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। हाँ जी, प्रेजेंट है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पर, है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़े थे 9th में आप लोग, वहीं पर। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है यहाँ पर। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का ना मैंने दो तरह से दिया तुम लोग को, देख लो यहाँ पे, पहले इसको पढ़ लो। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो एकदम लेवल
जिसको कहते हैं कि एकदम अच्छे से इजी लेवल समझना और उसको याद कर जाना। तो 3 चीजें हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका तैयार। 3 चीजें हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का क्या रोल है, इस पर 2 बार करके दिया होगा मैंने, रुको देखो आगे भी देख लो। ये देखो ऐसे दिया है, ये वाला पेज देख लो। HCl पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स का, कई बार क्या करते हैं ना टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो नाम बताते हैं कि HCl जो पर्टिकुलर प्रोड्यूस हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड में किस सेल से हो रहा है, तो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से हो रहा है। म्यूकस किस सेल से हो रहा है, म्यूकस नेक्स्ट सेल से हो रहा है। प्रो एंजाइम किससे हो रहा है, सॉरी पेप्सिनोजिन है ना। तो पेप्सिनोजिन जो है दैट इज एक्चुअली प्रो एंजाइम है, ये पेप्टिक और चीफ सेल से हो रहा है। पेप्सिनोजेन जो कि क्या बनाएगा, प्रो एंजाइम है तो इसका ऑब्वियसली पेप्सिन बनाएगा ये। ठीक है, फिर से देखो समझो इस चीज को, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। 2 तरह से लिख के दिया है मैंने HCl। अब इसका फंक्शन देख लो। HCl काम क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। क्यों चाहिए भाई एसिडिक मीडियम, जो भी आप खाते हो उसको खाने के बाद जब वो स्टमक में आता है दैट इट नीड्स एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन। ये आप ध्यान रखो। हमारे मुंह में कितना पीएच था, 6.8 था। स्टमक में आया तो उसका एसिडिक मीडियम थोड़ा और बढ़ा, ज्यादा ही एसिडिक की तरफ गया। ठीक, तो क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड किया, HCl प्रोवाइड किया। म्यूकस का काम क्या है फिर, म्यूकस का काम है भाई HCl है, एसिड है ना, एसिड जला नहीं देगा स्टमक को। आप एसिड को छुओगे तो क्या होगा भाई, तो यहाँ हमारे स्टमक में तो एसिड प्रेजेंट है भाई। तो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे पूरे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक, पेप्सिन, पेप्सिन हेल्प्स इन द प्रोटीन डाइजेशन हो गया। प्रोरेनिन एक नाम दिया मैंने, ये एनसीईआरटी में नहीं बताया, आप लोग को जानना चाहिए आपको। प्रोरेनिन प्रो के फॉर्म में है तो रेनिन के फॉर्म में जब आएगा, प्रो इनएक्टिव फॉर्म में, रेनिन के फॉर्म में आएगा तो स्पेशली एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन। ठीक है, याद रहेगा, मिल्क का प्रोटीन है कैसिन नाम होता है। देखो मे भी मैंने शायद आगे दिया हो, देखो ये प्रोरेनिन है, इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म में आएगा रेनिन, स्पेशली एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन। अब देखो फिर से उसी को मैंने सेम चीज को मैंने इसका सेल्स का नाम लिखा है। मतलब ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, ये सब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही प्रेजेंट है। पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स है जो HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं, फंक्शन तो सेम ही रहेगा। म्यूकस नेक्स्ट सेल्स है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फंक्शन सेम ही रहेगा। पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम है, इसको पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फंक्शन सेम ही रहेगा। प्रोरेनिन स्पेशली एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन है। और देख, अब स्मॉल इंटेस्टाइन पर आ जाओ। ठीक है, स्टमक का पार्ट हो गया क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कितना है भाई, 6.25 मीटर्स लॉन्ग। अभी हमने पढ़ा था वाइडेस्ट ऑर्गन स्टमक, जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक, अब हम पढ़ रहे लॉन्गेस्ट पार्ट। लॉन्गेस्ट है भाई, कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स, डियोडिनम, जियोजनम, इलियम। डियोडिनम, जियोजनम, इलियम, है ना। तो डियोडिनम कैसा है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसका पार्ट दिया हमने 6.25 को हमने बांटा, देखो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो सिर्फ सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। जो जस्ट स्टमक के बाद जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर था ना वो है डियोडिनम। इट रिसीव्स द हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम द यूनियन formed by the union of bile duct and pancreatic duct। इसके लिए ना क्या किया है मैंने, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट अभी नहीं पढ़ना 10th में आपको, लेकिन जब आपको ये वर्ड आ गया हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट तो इसको जानना चाहिए आपको कि क्या होता है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम दिया है यहाँ पे, तो जरा जरा उस डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं हम लोग। भाई ये रिवीजन है, और जो भी कहो कि लेक्चर्स है दोबारा कि हाँ भाई नहीं हमारा हो पा रहा था भाई, उस वक्त कोरोना के केसेस थे ये वो, तो हमने क्लासेस नहीं अटेंड की, ठीक है, सारी चीजों का सोल्यूशन होता है। देखो ये है, ये वाला जो डक्ट है ना, ये जो पूरा डायग्राम है ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये 12th की एनसीईआरटी का, 11th की आई थिंक एनसीईआरटी का होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें समझना हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। आपको कहीं दिख रहा है, देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये जो आपको दिखेगा डायग्राम में, ये गॉल ब्लैडर है ना, ये लीवर के अंदर होता है। तो गॉल ब्लैडर और यहाँ पे डक्ट आ रहा है, ये वाला दोनों डक्ट आ रहा है, डक्ट्स फ्रॉम द लीवर। ठीक है, डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ये देखो कॉमन। और यहाँ पर फिर ये देखो कॉमन हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक का मतलब ही होता है ना रिलेटेड टू लीवर होता है। ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब यहाँ पर तो कहीं पर पेनक्रियास भी अपना डक्ट को लेकर आएगा ना, पेनक्रियास के अंदर से पेनक्रियाटिक सेक्रीशंस आएगा। तो ये देखो ये डक्ट है, ये व्हाइट वाला डक्ट है।
अब ये जो हिपैटिक डक्ट है और पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये यहाँ आके मिल गया। देखो कहाँ आके मिला। आई थिंक ये जूम तो काफी किया हुआ है, इससे ज्यादा जूम करेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। छोड़ो वापस से इन करते हैं। हाँ आप देखो, समझो यहाँ पर देखो, ये वाला दो डक्ट देख रहे हैं। दो डक्ट कहाँ से आ रहा है? लीवर से आ रहा है। ये डक्ट कहाँ से आ रहा है? ये कॉमन बाइल डक्ट, ये वाला डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रहा है। ये इसको हमने कॉमन बाइल डक्ट कह दिया। बाइल क्यों कहा भाई? बाइल लेकर आना है ना लीवर से, बाइल जूस को लेकर आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट क्यों कहा? बिकॉज ये लीवर से रिलेटेड है। अब ये डक्ट यहाँ पे मिला, पेनक्रियास यहाँ पे मिला, यहाँ पे बना दिया इसने हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट क्या है। Hepatopancreatic duct is a common duct which is formed by the union of hepatic duct and pancreatic duct. हो गया? Hepatopancreatic duct is a common duct formed by the union of hepatic and pancreatic duct. खत्म बात। ये रहा hepatopancreatic duct, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो, अच्छा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये सी जैसा नहीं है? सी सी बनाते हो ना आप, देखो ये तो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर डियोडिनम में है। पहला पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का। कितना सेंटीमीटर था याद करो? कितना सेंटीमीटर था? 25 सेंटीमीटर था ना। अब वापस आ जाओ हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट पर आओ। अब डियोडिनम का क्या रोल है? कुछ कुछ नहीं होता, बस रिसीव करता है। डॉक्टर रिसीव कर लिया उसने, उसके बाद उसने पोर कर देना है आगे पोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन के, फिर सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। डाइजेशन कंप्लीट वही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। देखो ये वाले पे थे हम लोग, ये देखो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट फाउंड बाय द यूनियन ऑफ बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। सेम चीज दी है मैंने यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। नेक्स्ट जैसे ड्यूोडेनम खत्म होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जियोजिनम। जियोजिनम मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसका वॉल जो होता है काफी थिक होता है, मोर वैस्कुलर होता है देन दैट ऑफ इलियम। अब तुम लोग तुरंत दिमाग में ले आओगे कि वो मोर वैस्कुलर होगा, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन का काम यहीं पर होगा। फिर इलियम है, अबाउट 3.5 मीटर्स लॉन्ग एंड ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लास्ट पोर्शन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, इलियम होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा। अबाउट 3.5 मीटर्स लॉन्ग एंड ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखो, ये जो थ्योरी पार्ट दी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो जरा। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड द पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। किससे आ रहा है? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट से आ रहा है। कहाँ आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में, जियोजिनम पार्ट में। अब देखो, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्ट्स ऑन फैट्स इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हमने कहा, ये पॉइंट याद रखना आप लोग, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन? दैट मींस दैट व्हेन द फैट, एक्चुअली फैट का डाइजेशन होता नहीं है। वो फैट खाते हो आप लोग? कुछ मोटे मोटे भी हो गए ओबीज, फैट थोड़ी डाइजेस्ट होता है, ये जाके डिपॉजिट होता है। कहाँ डिपॉजिट होता है? आपके जितने भी विजुअल ऑर्गन है वहां, आपके बीनीथ द स्किन वहां से डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन ये टूटता है, ऐसे नहीं डिपॉजिट हो जाता, उतने अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कभी डिपॉजिट नहीं होता, ये टूटता है। तो ये जो टूटना होता है ना, इसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल जूस इसका काम करता है, सारा काम बाइल जूस का है। अच्छा, इसका नेक्स्ट वाले लाइन में देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वो जूस है जिसमें कोई इंजाइम नहीं होता? ऐसे आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हो ना, तो कितने सारे इंजाइम्स का नाम अभी आने भी वाला है। तो हमें क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऐसा जूस है जिसमें कि एंजाइम होता ही नहीं है? जैसे पैनक्रियाटिक जूस भी तो आएगा, पैनक्रियाटिक जूस में लेकिन एंजाइम है। फिर यहाँ पे बाइल जूस है, बाइल जूस कहाँ से आ रहा था? लीवर से आ रहा था। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। नो एंजाइम एंड हैज नो एक्शन ऑन प्रोटीन्स। ठीक है, याद हो गया? बढ़िया, मस्त क्वेश्चन है। पेनक्रिया सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन। अब इसमें याद रखो कि कौन कौन सा एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन होता है एंड लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे। लाइपेज किस पे करेगा? इमल्सिफाइड करेगा फैट को। रिस्पेक्टिवली लिख दिया ना। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है? ट्रिप्सिन काम करेगा प्रोटीन पे, लाइपेज काम करेगा फैट पर। तो क्या करेगा? फैट को तोड़ेगा, एंजाइम है ना, उसको सिर्फ तोड़ेगा, इमल्सिफाइड करेगा। इमल्सिफिकेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट, वही होता है इमल्सिफिकेशन। देखो, पैनक्रियाटिक जूस बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये मैंने अभी डायग्राम्स के थ्रू समझा भी दिया। अच्छा, ये वाला ना इंटेस्टाइनल जूस बहुत लोग पढ़ाते हैं आपको 10th में,
पढ़ लो आप लोग, क्या दिक्कत है। इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, लिखा रहेगा कितने किताबों में सक्कस एंटेरिकस। सब बच्चे घबरा जाते हैं, क्या है ये, कुछ नहीं, इंटेस्टाइनल जूस को बोला। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम, ये ना ब्रैकेट में जो दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानने के लिए, जैसे कोई चीज को पढ़ते क्यों हो भाई, समझने के लिए पढ़ते हो ना, सिर्फ नंबर लाने के लिए थोड़े पढ़ते हो। तो एक ब्रैकेट में करके दे दिया, ये ऑप्शनल है आपके लिए, आपको समझने का जब मन करे आप पढ़ लो इसको उठा के, नहीं मन करे ठीक है छोड़ दो। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स which secrete mucus. The secretion of the brush border cells of the mucosa along with the secretions of the goblet cells constitute the intestinal juice. तो ये बता रहा है आपको कि इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से बन रहा है बेसिकली। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर 10th एक्चुअली, आगे के हायर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है दिस जूस। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस, अब इस पे बात करते हैं, इसमें होता क्या क्या है। डाईपेप्टिडेजेस, नाम से ही लग रहा है प्रोटीन को करेगा डाइजेस्ट। माल्टेज, एज लगता है हमेशा, जितने भी एंजाइम होते हैं पीछे ए ऐसे ही लग जाता है, एज। माल्टेज तो लगता है शुगर पे ही काम करेगा। लैक्टेज, ये भी शुगर पे ही काम करेगा। सुक्रेज, ये भी शुगर पे काम करेगा। लाइपेज, ये फैट्स पे काम करेगा। इतनी चीजें प्रेजेंट है आपके इंटेस्टाइनल जूस में। डाइपेप्टिडेजेस, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। इतना ना जानते हो, ये वाला टॉपिक जो है ना बच्चों, ये लगता है बड़ा बोरिंग है, लगता है बाप रे इतने सारे एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। हो जाएगा, आसान है। इसमें मैंने क्या किया, आगे उसको टेबुलर फॉर्म में भी दे दिया, तो ऐसे भी हो जाएगा आप लोगों से। देखो इस पे वापस आओ। द म्यूकस along with the bicarbonates from the pancreas, बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, बाइकार्बोनेट्स भी रिलीज करता है, म्यूकस भी रिलीज कर रहा है। प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन। अब देखो, एसिडिक मीडियम था माउथ में, कम था एसिडिक मीडियम, स्टमक में बहुत ज्यादा था। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा मीडियम क्या हो गया, एकदम ध्यान रखना, एल्कलाइन हो गया। पीएच हो गया 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। क्योंकि देखो ये एंजाइम एक्टिविटीज करेगा ही नहीं, अगर अल्कलाइन मीडियम नहीं होगा ना तो नहीं करेगा, एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो नहीं करेगा। जहां जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वैसा मीडियम हो जाना पड़ेगा उसको। तो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, अब सब म्यूकोसल ग्लैंड्स का दूसरा नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ऑल्सो हेल्प इन दिस। किस में, इस एक्शन में। सब म्यूकोसल ग्लैंड इसको अल्कलाइन मीडियम बनाता है ना, 7.8 पीएच बनाता है, इसमें सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, आप चलो लिस्ट पर आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो। देखो, स्टार्च सेलिब्री अमाइलेज 6.8 पीएच माल्टोज में कन्वर्ट किया। गैस्ट्रिक एंजाइम में सुक्रोज, प्रोटीन, कैसिन। देखो कैसिन आ गया, कैसिन कौन सा प्रोटीन है, जो कि हमारे मिल्क में होता है। ठीक है, सुक्रोज। अब शुगर का डाइजेशन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ माउथ में हो रहा है, थोड़ा बहुत शुगर तो आपको स्टमक में भी होगा, तो वहां पे जो एंजाइम काम करेगा वो है सुक्रोज। एक्चुअली ये एज होना चाहिए था, सुक्रेज होना चाहिए था। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन पेप्सिन को कन्वर्ट करेगा, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में करेगा। कैसिन रेनिन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन प्लस कैल्शियम में। इतना हो गया गैस्ट्रिक एंजाइम्स में। अब नंबर 3, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस। ये आपका कहाँ जा रहा है, ये आपका जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ट्रिप्सिन काम किया, कीमोट्रिप्सिन भी काम किया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये कहाँ से निकला, ट्रिप्सिन तो आ गया पैंक्रियाटिक, पैंक्रियास से, लेकिन कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से। मतलब सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डालेगा अपना सारा सिक्रीशन। सो डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया, सॉरी। अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है, प्रोटीन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। आप प्रोटीन खाते हो सुबह में, अगर नाश्ते में ले लेते हो तो आप लंबे समय तक आप भूखे रह सकते हो, मतलब बिना कुछ खाए रह सकते हो, क्योंकि इसको टाइम लगता है टूटने में। देखो कितना आसानी से थोड़ी टूट रहा है। पेप्टोन्स है, प्रोटीएजेस है, फिर डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है ना। फिर आ जाओ नंबर 4, पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, अमाइलेज। ये अमाइलेज कौन सा है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है डाइसेक्राइड में। फिर फैट्स में लाइपेज वर्क कर रहा है, डाइग्लिसराइड बनाता है, फिर मोनो डाइग्लिसराइड, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसराइड, फिर मोनो सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसराइड्स बना दिया। नंबर 5 हुआ। नंबर 6, डाइपेप्टाइड्स, अभी ऊपर हमें मिला था। फिर ये डाइपेप्टिडेज इस पे काम करेगा, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये सारा जो लास्ट देख रहे हो ना, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। माल्टोज, माल्टेज इस पे एक्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टोज, लैक्टेज काम करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सुक्रोज, सुक्रेज इस पे काम करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स बना था हमारा अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये फाइनली और टूटेगा, लाइपेज की मदद से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। ये जो 10 आपको दिए है ना, मैंने इसको ना इसीलिए दिया है कि आप चाहो तो ऐसे 10 करके टेबल फॉर्म में याद कर लो, बट कॉमन ही कुछ 10th में पूछते हैं। ये एब्जॉर्प्शन से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो इसका 2-3 लाइन है, देख लो। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन
absorption of substances takes place in different parts of alimentary canal. However, maximum absorption occurs in the small intestine with the help of small finger-like holdings called villi. विलाई, माइक्रोविलाई भी टर्म हम लोग कहते हैं। आपकी बुक्स में नाम लिखा रहता है माइक्रोविलाई। ठीक है, तो आप विलाई बोलो माइक्रोविलाई बोलो, एक ही बात है। एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, वो करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे जल्दी से। इसके लेबलिंग को ध्यान देना जरा सा। कोलॉन्स है इसमें ना, 1 2 3 कोलॉन्स है। यहाँ पे रेक्टम है जहाँ टेम्परली अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, फिर एनस है। यहाँ पे एक और वेस्टिजियल ऑर्गन है, अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन समझते हो? हमारे बॉडी में जिस वक्त हम लोग जब आदि मानव थे तो हमारे ये ऑर्गन्स जो हैं, आदि मानव हम कह सकते हैं, मतलब पहले पहले के समय में ये हमारे बॉडी में काम करते थे, ये वाले ऑर्गन्स। अब ये हैं बट इनका कोई यूज नहीं है, तो इनको हम वेस्टिजियल टर्म देते हैं। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम का नहीं है, भले ये आपको तंग कर सकता है आगे फ्यूचर में। लेकिन एक और है हमारे बॉडी में, जैसे टेल का बोन हमारे पास है, यानी कि कभी ना कभी हमारे बॉडी में टेल था, अब नहीं है, इवॉल्व होते चले गए हम लोग। तो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। कौन सा? टेल बोन। टेल का बोन जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब इसके कोलॉन्स पे फोकस करो। एक तो कोलॉन के पहले यहाँ पे सीकम है। सीकम याद करो, रूमिनेंट में पढ़े थे, बहुत बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनमें 4 स्टमक होते हैं ना। स्टमक के 4 चैम्बर होते हैं, एक्चुअली उसमें सीकम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सीकम ही वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है रूमिनेंट में। रूमिनेंट समझते हो? जिसको हम लोग कहते हैं जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, जो सेल्यूलोज को खाते हैं। तो उनमें ये सीकम बहुत बड़ा बैग लाइक होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। हम नहीं कर सकते डाइजेशन प्रोसेस, सेल्यूलोज काम करते ही नहीं है। आप सेल्यूलोज सिर्फ खाते हो आपका जो बॉल बोवेल मूवमेंट है ना, जो कि जिसको हम कहते हैं कि एक्सक्रीशन, मतलब इजेशन अच्छे से हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसको सही करने के लिए होता है। तो सीकम छोटा सा हो गया, एकदम रिड्यूस हो गया। फिर असेंडिंग, ऊपर जा रहा है असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम एंड देन एनस। ये पार्ट है आपके लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, वाइडर ट्यूब देन स्मॉल इंटेस्टाइन। वाइडर है, थोड़ा चौड़ा है ना, देखो इसको, देखो वाइडर है ये, देखो यहाँ पे और यहाँ ये थोड़ा सा चौड़ा है, वाइडर है। एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू द एनस। अब इलियम देखो लास्ट यहाँ पे एंड कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इलियम यहाँ पे इन किया, बस फिर ये इन कर गया, है ना। अरेंज्ड अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड सी। अरेंज्ड अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ ही ये अरेंज होता है, यानी कि इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। इसका सबसे लंबा लेंथ हो गया ना 1.5 मीटर लॉन्ग। नहीं, इसका सबसे लंबा नहीं हुआ, मतलब सेकेंड हुआ फिर तो। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन सबसे लंबा होता है। इट शोज 3 रीजन: सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड द एनाल कैनाल। ठीक है, सीकम, कोलॉन, कोलॉन में 3 था, फिर रेक्टम एंड एनाल कैनाल। अब देखो, इसमें भी विलाइज का काम होता है। विलाई का काम, क्योंकि ना हम जो भी इंजेक्शन कर रहे हैं, हमें देखना है कि वाटर का कंटेंट पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, मतलब वाटर ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। वाटर डिस्चार्ज होता है स्टूल में तो हम क्या बोलते हैं कि डायरिया हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो more villi present on the large intestine absorb water from the undigested food. The rest of the material is removed from the body by anus egestion. खत्म कहानी। आपने जो भी आज सुबह खाया होगा, मैडम का ये लेक्चर खत्म होते होते तक हो सकता है 2 लेक्चर्स को देखोगे तो आपका खाना डाइजेशन हो जाए। अगर कंटिन्यूएशन में नहीं देखोगे तो, अगर कंटिन्यूएशन में देखोगे तब नहीं, तब तो फिर 15 से 20 मिनट में समझो कि आपने कुछ खाया है। तो सिर्फ किसका डाइजेशन हो पाएगा? स्टार्च का, शुगर का डाइजेशन हो पाएगा, है ना। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला टॉपिक। फिजियोलॉजी वाला कोई भी पार्ट पढ़ो ना आप लोग को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता ही है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट हम लोग जो भी अपना वीडियो लेकर आएंगे उसमें नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आज आप लोग इसको पढ़ के अपने 1 वर्ड के क्वेश्चन जितने हैं उसको